हेलो दोस्तों। इस महामारी में सभी लोग घर पे हैं और सारी बैचेस भी बंद हैं। पूरी जितनी भी कोचिंग स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटियां हैं सभी बंद हैं। तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं आपके, और जब तक सभी स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है तब तक हम लोग इसी प्रकार से अपनी स्टडी को आगे बनाए रखेंगे। एक ऐसा दौर है जिसमें आपका मन करेगा कि अपनी स्टडी को रोक दें और किसी अन्य प्रकार की गतिविधि में भी जा सकते हैं, जैसे एकेडमिक सेशन में अपनी डिग्री पूरी करने की इच्छा होगी। लेकिन ये एक जीवन का अच्छा खासा अनुभव है कि इस प्रकार की ही स्थिति में अपने आप को मजबूत बनाना पड़ता है। तो आई होप आप सब घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहते हुए अपनी स्टडी को आगे बढ़ाइए। आज आपके सामने मैं आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर, जिसको हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। एक पार्ट आपके सामने अभी है और दूसरा पार्ट कुछ समय बाद आएगा। इस पहले पार्ट में आपको इस टॉपिक की पृष्ठभूमि और भूमिका और इसके प्रावधान जो भी थे उसे स्पष्ट रूप से मैं समझाऊंगा, और दूसरा जो पार्ट्स आएगा आपके पास उसमें इससे संबंधित जो अभी तक के प्रश्न आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सारे टॉपिक्स के जो इम्पोर्टेंट्स जो सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं और एकेडमिक सेशन में भी पूछे जाते हैं, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, उन्हीं को कोऑर्डिनेट करके इस समय एसगार्ड एजुकेशन ग्रुप आपको टॉपिक दे रहा है। जो नॉर्मल टॉपिक हैं जिससे केवल कंपटीशन में कोचिंग में कंपटीशन के एग्ज़ाम में केवल प्रश्न आते हैं उसको अभी हम नहीं ला रहे हैं। तो अगला टॉपिक जो आपको पढ़ने को मिलेगा वो भी मॉडर्न हिस्ट्री का ही होगा। ये जो आपके सामने आज का टॉपिक है भारत सरकार अधिनियम 1919 का है, जो बीए फर्स्ट ईयर, बीए थर्ड ईयर मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। बीएचयू का भी सिलेबस में है ये, और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के भी सिलेबस में है। तो जिनके हिस्ट्री के एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। कंपटीशन का तो ये आप कह सकते हैं इस समय का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन एग्ज़ाम का। और भारत सरकार अधिनियम 1919 को समझने से पहले आपको इसके पहले एक अधिनियम बना था 1909 का, जिसमें सांप्रदायिक आधार पर मतदान या निर्वाचन प्रणाली को पहली बार लाया गया था, जिसमें मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन पद्धति रखी गई थी, जिसमें मुस्लिमों को बहुत बेहतर स्थिति में लाने का प्रयास किया गया था, ऐसा अंग्रेजों के द्वारा कहा गया था। और वो एक सांप्रदायिकता फैलाने का एक माहौल था, जिसके असंतोष के कारण ये 1919 का अधिनियम भारत सरकार अधिनियम जो है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार नाम से भी जाना जाता है, इसे लाने की आवश्यकता पड़ी। इसके पीछे आप बैकग्राउंड में जाएंगे। 1909 का अधिनियम आपको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कुछ टॉपिक्स आपको बाद में मिलेंगे, तो हम आज इस पर बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 के। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार नाम से भी जाना जाता है, इसे याद रखिएगा। मैं एक बात आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि इसमें किसी भी प्रकार का 1 नंबर में 4 जो ऑप्शंस आते हैं उस तरह के क्वेश्चन कम बनते हैं। ये मैचिंग वाला क्वेश्चन कंपटीशन में ज़्यादातर इस तरह के प्रश्न में बनते हैं, जिसमें से कोई भी एक प्रावधान आपको हटा देगा और बोल देगा कि कौन सा प्रावधान निम्नलिखित में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में नहीं था, और वहाँ पर आपको देना पड़ेगा। इसलिए ध्यान से आप इसके सारे प्रावधान को याद करिएगा। और जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ, किसी भी चीज़ को सीखिए तो पूरी अच्छे तरीके से उसको सीखिए, उसके डीपली नॉलेज को लीजिए कि आप कहीं से भी प्रश्न आए तो आप कर सकें। पढ़ रहे हैं तो अच्छे तरीके से पढ़िए, यही मेरा आपको सलाह है और मेरा प्रयास रहेगा। आइए इसके पहले मैं आपको एक बात बता दूँ। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। उस समझौते के बाद एक ऐसी पद्धति का प्रारंभ किया गया था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के द्वारा कि हम जो 1909 में सांप्रदायिकता आधार पर मतदान प्रणाली रखी गई, निर्वाचन प्रणाली रखी गई है, उसको दूर किया जाए। उसके लिए 1919 का अधिनियम है भारत सरकार ने लाया था उन लोग के दबाव में, जिसमें मॉन्टेस्क्यू और चेम्सफोर्ड ये 2 व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्ति के सतत प्रयास के कारण इसे लाया गया था। भारत सचिव थे उस समय मॉन्टेस्क्यू। 20 अगस्त 1917 को मैं यहाँ पर पहली बार इस तरह से क्लास ले रहा हूँ कि मैंने पहले ही टॉपिक्स यहाँ पे लिख दिया है, और उसका कारण है कि मैं वीडियो शॉर्ट बनाना चाह रहा हूँ और बहुत सारी
परेशानियां हो जाती हैं वीडियो बड़ा होने के कारण, स्टूडेंटों का थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो शॉर्ट में आपका टाइम न जाए इसलिए मैंने पहले इस पे लिख दिया है, उसी को मैं आपको समझाते चला जाऊंगा, उसके पृष्ठभूमि उसके पीछे क्या थी वो भी स्थिति समझाते चला जाऊंगा। तो भारत सचिव मॉन्टेस्क्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा था, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 के पहले 1909 में जो अधिनियम आया था उसमें जो सांप्रदायिकता आधार पर मतदान प्रणाली थी उसे हटाने के लिए और बाकी लोगों को भी मतदान प्रणाली में शामिल करने के लिए। तो ये जो प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार के सामने मॉन्टेस्क्यू जो भारत के सचिव थे 20 अगस्त 1917 को रखा गया था। टाइम और डेट कंफर्म याद कर लीजिए। इस बार सेकेंड सेशन कोरोना के वजह से अगस्त में स्टार्ट होने का है, इसलिए याद रखिए कोरोना के समय यह टॉपिक है। आपको याद होना चाहिए कि कोरोना के समय मैंने आपको यह टॉपिक पढ़ाया था। तो नेक्स्ट सेशन जो शैक्षिक सत्र होगा, एजुकेशन आपका स्टार्ट होगा, वो अगस्त में स्टार्ट होने वाला है। तो इतना याद रखिए कि 20 अगस्त 1917 को, अगर ऐसे याद नहीं रख सकते हैं तो स्वतंत्रता दिवस के 5 दिन बाद ऐसे याद कर लीजिए 20 अगस्त 1917 को। 1917 तो याद रखना पड़ेगा, सारा काम तो मैं नहीं बता सकता, थोड़ा आप भी मेहनत करिए। सर्वप्रथम भारत को स्वतंत्र डोमिनियन स्वशासन प्रदान करने की बात कही गई थी। इसमें भारत सरकार अधिनियम आप एक तरह से कह सकते हैं कि भारत के लोगों के लिए एक डोमिनियन स्टेट मतलब अपना स्वशासन होगा, इसको एक रूप से व्यवस्थित करने का एक पहला प्रयास था। सर्वप्रथम सबसे पहला प्रयास किया गया था। भारत सरकार ने भारत को स्वतंत्र डोमिनियन मतलब भारत का अपना स्वशासन होगा ऐसा दिखाने का इस अधिनियम में प्रयास किया था। इसके बाद जब आप आए तो आप देखेंगे जुलाई 1918 में, यानी 20 अगस्त 1917 जुलाई 1918, लगभग 11 महीने का समय है, लगभग 11 महीने का समय, 2 दिन कम है। 11 महीने के समय के बाद मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आई। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आई और इसी के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1919 पारित हुआ। 1919 में ये पारित हुआ है। 2 तरीके से इसको किया गया है। एक 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार के सामने इसको प्रस्तावित किया गया था मॉन्टेस्क्यू जो भारत के सचिव थे। इस बात को याद रखिएगा, भारत के सचिव 20 अगस्त 1917 को। इससे आप 2-3 तरह के प्रश्न कर सकते हैं। 1917 के आसपास भारत का सचिव कौन था, तो अगर आप याद कर लें भारत के सचिव मॉन्टेस्क्यू के द्वारा उसी समय ये भारत सरकार अधिनियम लाया गया, तो आपको ये याद हो जाएगा कि उसी टाइम में भारत सचिव मॉन्टेस्क्यू थे। इसके बाद आप नीचे आते हैं तो 1918 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट सबमिट की गई थी, दिया गया था, और उसके बाद भारत सरकार ने इसके आधार पर, ब्रिटिश सरकार ने इसके आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1 साल बाद 1919 में पारित कर दिया था। पारित करने का मतलब उस दिन से लागू हो गया था। पॉलिटी में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा सारी परिस्थिति कैसे होती है। ये पॉलिटी का भी एक टॉपिक है, आपको ये पॉलिटी में भी मिलेगा, इसलिए जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हों एकेडमिक सेशन यूनिवर्सिटी में वो भी इसे ध्यान से देखें, उनके में भी ये होगा। प्रमुख प्रावधान क्या थे? सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई भी अधिनियम में आप केवल इतना नहीं समझ सकते कि उस अधिनियम को कब और किसने पारित किया था, आपको उसके प्रावधान याद होने चाहिए, क्योंकि आज के एग्जाम्स बहुत ही बेहतरीन बन गए हैं और उसमें डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन उसका जो बेस होता है वो कंप्लीट उस टॉपिक से रिलेटेड होता है, जो कि हम ऊपर ऊपर जब पढ़ते हैं तो वो इस तरह की चीजें हमसे छूट जाती हैं। जो एकेडमिक और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये लिखना आवश्यक है। इनके लिखे बिना उनके पेज भरेंगे नहीं, और उनके पेज जब भरेंगे नहीं तो उनको नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए प्रमुख प्रावधान आप ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले, इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया हो ब्रिटिश सरकार के द्वारा। सबसे पहले उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग इसमें किया गया था। 1973 से भारत के सचिव का जो खर्च था वो भारत सरकार के द्वारा, यानी हमारे और आपके पैसे से, हमारे और आपके द्वारा जो कर या लगान दिए जाते थे उससे वसूला जाता था। जो पद था भारत सचिव, उसका वेतन। लेकिन इस अधिनियम में भारत के राजस्व से न जाकर ब्रिटिश राजस्व से दिया जाना तय किया गया। ब्रिटिश राजस्व से भारत सचिव का जो भी खर्चा होगा, जो भी उनके वेतन होंगे, वो दिया जाना प्रावधानित किया गया। इसके भारत परिषद सदस्यों की संख्या इस अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम 8 की गई और अधिकतम 12 की गई है। इसलिए इसको आप याद रखिए। कभी कभी इस तरह के यूपीपीसीएस में और सिविल सर्वेंट जो आप आईएएस के पेपर देते हैं तो उसमें ये जो मैचिंग वाला क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
इस तरह के प्रावधान को आप किसी भी तरीके से छोड़ नहीं सकते। ये मेरा आपको पर्सनल और व्यक्तिगत निवेदन है कि आप प्रमुख प्रावधान जरूर याद करें। भारत सचिव की सहायता के लिए एक नया पद इसमें इंक्लूड किया गया जिसे हाई कमिश्नर कहा गया। हाई कमिश्नर की नियुक्ति भारत सरकार अधिनियम के बाद 1919 भारत सरकार अधिनियम के बाद आया है। यह पद याद रखिएगा, हाई कमिश्नर, जो क्या काम करेगा, तो भारत सचिव जो होगा उसकी सहायता करेगा। अच्छे अच्छे पद लाया करते थे, पैसा तो हम लोग के पास से जाया करता था उस समय, बहुत ही बेहतरीन। अगर हम लोग होते तो हम लोग को भी पद मिल जाता, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अंग्रेज होना आवश्यक था। भारत चुनाव प्रणाली, पहली ऐसी भारत सरकार अधिनियम 1919 में एक ऐसा सिस्टम लाया गया जिसमें कि भारत को जो चुनाव होंगे, भारत में चुनाव प्रणाली होंगी, उसमें महिलाओं को स्थान दिया गया। तो यह प्रश्न आता है कि सबसे पहले किस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को चुनाव प्रणाली में भागीदार बनाने का प्रावधान किया गया था? तो याद रखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत। उसके बाद आते हैं सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली में, जो पहले मुस्लिमों के लिए केवल थी, उसमें 1919 के अधिनियम के बाद सांप्रदायिक आधार में कुछ और धर्म को जोड़ दिया गया, जिन धर्मों के नाम सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय और जो यूरोपीय यहाँ रहते थे उनको भी मिला ये मौका कि वो भी अब चुनाव में भाग ले सकते थे, वोट डाल सकते थे। अब आगे आइए, सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके प्रावधान में और अभी तक के इससे रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं उसमें यही था। इस अधिनियम की सबसे खास बात ये थी, द्वैत शासन प्रणाली। याद रखिएगा इस बात को, द्वैत शासन प्रणाली मतलब द्विस्तरीय प्रणाली, शासन करने की दो तरह की प्रणाली को लागू किया गया था 1919 अधिनियम में। सांप्रदायिक आधार पर हो गया। सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई, जिसमें एक का नाम था केंद्रीय विधान परिषद और दूसरे का नाम था राज्य परिषद। जैसे आज लोकसभा है जिसे हम निम्न सदन कहते हैं, निम्न सदन कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया संविधान में, ये हमारे और आपके मन की उपज है। एक निम्न सदन और एक उच्च सदन, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। उसी तरह उस समय भी केंद्रीय विधान परिषद को, आज समझाने के लिए स्टूडेंट बताते हैं, लिख दी जाती है किताबों में, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। केंद्रीय विधान परिषद और राज्य परिषद, केंद्रीय विधान परिषद को निम्न सदन भी कहा गया और राज्य परिषद को उच्च सदन कहा गया। ये दो प्रकार की प्रणाली को लाया गया। इस दोनों प्रकार की प्रणाली में सबसे पहले राज्य परिषद में जो संख्या थी, अधिकतम सीटों की संख्या थी वो 60 थी, 60, जिसमें 34 निर्वाचित होकर आएंगे और जो बाकी शेष बचा है, शेष नामांकित होकर आएंगे। 60 में से आप 34 घटा लीजिए, 6 इधर बचा, 20 उधर बचा, यानी 24 जो मेंबर होंगे वो नामांकित होकर आएंगे और 34 आपके निर्वाचित होकर जीत के आएंगे। कार्यकाल इनका 5 वर्ष का रखा गया था राज्य परिषद में। उसके बाद जब हम नीचे आते हैं, केंद्रीय विधानसभा को देखते हैं, तो इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 145 थी, जिसमें एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में 144 दिया गया है, तो 144 दिया गया। मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी को ही सभी प्रकार के एग्जाम्स या हेल्ड कराने वाले आयोग जो हैं वो एनसीईआरटी में दिए गए तथ्य को ही स्वीकार करते हैं, इसलिए आप यहाँ पर स्वतंत्र हैं। अगर आपके पास 144 ऑप्शन में मिलेगा, केंद्रीय विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी थी, अगर 144 मिला है, 148, 149, 155, 145 नहीं है उसमें, तो 144 आप टिक करिएगा। अगर 145 है और 144 नहीं है उसमें, तो 145 टिक करिएगा। अब इसके आगे आप देखेंगे तो 104 निर्वाचित सदस्य थे, बाकी जितने भी बचे शेष नामांकित थे। इनका कार्यकाल राज्य विधान परिषद से 2 वर्ष कम था, 3 वर्ष का था। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का था और दोनों की शक्तियां, बड़ी अच्छी बात यह थी कि दोनों की शक्तियां लगभग समान थी। केवल जो पैसे का लेन देन था, बजट का लेन देन था, वित्तीय व्यवस्था का जो पालन करना था, उसमें विधानसभा यानी जो केंद्रीय विधानसभा राज्य परिषद है, विधानसभा की मंजूरी लेना जरूरी था। आज आप जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 में भारत संविधान में दिया गया है, जिसमें कि ये बताया गया है कि धन विधेयक कौन है या कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है। इसकी जो अधिकार है या इसका जो निर्णय लेने का जो क्षमता है वो लोकसभा के पास है, ये बात को याद रखिएगा। उसी तरह उस समय भी था। केंद्रीय विधान परिषद यानी दोनों की शक्तियां समान थी, लेकिन केंद्रीय विधान परिषद को बजट की स्वीकृति देने की अलग से पावर थी।
1919 के एक्ट की सबसे खास बात जो मैंने आपको शुरू में बता दिया था, द्वैत प्रांतों में द्वैत शासन। प्रांत का मतलब जिन्हें नहीं पता है वो जान लीजिए। मैं समझता हूं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो फर्स्ट ईयर या बीए में कर रहे होंगे, तो उनको ये सब चीजें बहुत कम समझ में आती होगी। किसी भी शब्द का मतलब क्या है जो आज आपके पास शब्द सुनने के लिए नहीं आता, जैसे प्रांत, तो उसका अर्थ समझने का प्रयास करिए। आपको ये सारी चीजें बहुत ही आसान लगेंगी। आप उन्हीं शब्दों को छोड़ के आगे बढ़ते हैं और उन शब्दों के कारण आपको पूरा टॉपिक नहीं समझ में आता है। प्रांत जो हमारे यहाँ आज राज्य है, उस समय राज्य न होकर प्रांत हुआ करता था। जो हमारे यहाँ स्टेट है, हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, 29 राज्य है, 7 आपके केंद्र शासित हैं। ये सब जो आप पढ़ते हैं आज राज्य के बाद, उस समय प्रांत में इन्हें कहा जाता था। इनका नाम प्रांत था और कुछ नहीं है। केंद्रीय और प्रांतीय, द्वैत शासन प्रणाली लाया गया, एक केंद्रीय और एक प्रांतीय, यानी प्रांत में अलग शासन प्रणाली, केंद्र में अलग शासन प्रणाली होगी। प्रांतीय शासन प्रणाली जब आप देखेंगे तो प्रांतीय शासन प्रणाली भी 2 भाग में बटी थी। एक था सुरक्षित विषय, एक था हस्तांतरित विषय। यानी जो राज्य में अलग अलग क्षेत्र में जो अलग अलग चीजें होंगी, जो विभाग हैं, वो किसके पास कौन सा विभाग होगा, किसके पास कौन सा अलग विभाग होगा, उसका आपका इसमें विवरण दिया गया है। सुरक्षित विषय में राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस। वित्त का मतलब पैसे का लेन देन, न्याय का मतलब अदालतें, और पुलिस राजस्व का मतलब आप समझ ही रहे हैं, जो टैक्स की प्रणाली है वो। ये सब सुरक्षित विषय में आते थे, जो प्रांतीय में 2 भाग में बांटा गया है। एक हस्तांतरित विषय है जिसमें स्वशासन, एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे चलाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जैसे प्रशासनिक सेवा, जैसे आईएएस पीसीएस जो डीएम बनते हैं, एडीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं, ये सब कैसे कहाँ ट्रांसफर होंगे, इनका अधिकार क्षेत्र क्या होगा, ये सब हस्तांतरित विषय में आते थे स्वशासन में। दूसरा शिक्षा और तीसरा स्वास्थ्य। ये 3 ऐसे टॉपिक थे जो हस्तांतरित विषय में लाए गए थे। सुरक्षित विषय में राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस। तो यहाँ पर आपको इतना मैंने बताया। इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि ये सबसे पहले किस राज्यों में लागू किया गया, और उससे संबंधित बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो हर प्रकार के एग्जाम्स में आए होंगे। मेरा पूरा प्रयास है कि मैं सभी तरह के कंपटीशन को लेकर, कंपटीशन एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं को भी लेकर, और जो यूनिवर्सिटी में परीक्षा होने वाली हैं उनको भी लेकर इस टॉपिक को मैं चलाऊं कि दोनों तरह के छात्रों को सुविधा मिले। धन्यवाद। आपके लिए जल्द ही दूसरा वीडियो इससे रिलेटेड आएगा।